दोस्तों हाल ही में मैंने लिटिल इविल नामक एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी देखा है जो सन 2017 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म को एली क्रेग ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे लिटिल इविल को मिले हैं 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 92% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं पुणे से बेंगलुरु शिफ्ट हो रहा था। अभी शिफ्टिंग प्रोसेस पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन मेनली सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आज से आपको हमेशा रेगुलरली न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की कहानी एक फ्लैश फॉरवर्ड से शुरू होती है और हम देखते हैं कि लूकस नाम का एक बच्चा अपने स्टेप फादर गैरी को जमीन में दफना देता है, जिसके बाद लूकस की मां समैंथा बाहर आकर लूकस को डांटती है और वो गैरी को बाहर निकालती है, लेकिन गैरी समैंथा से डिवोर्स मांगता है। सीन यहाँ शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में हमें गैरी को दिखाता है जो समांथा से शादी करने के बाद समांथा और लूकस के घर में उनके साथ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन गैरी और लूकस की ठीक से नहीं जमती थी और लूकस भी काफी चुपचाप सा रहता था। गैरी लूकस से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करता है पर लूकस गैरी को इग्नोर करता ही रहता है। इसी बीच गैरी को उसके वेडिंग वीडियोग्राफर कार्ल का फोन आता है और कार्ल बताता है कि गैरी के वेडिंग वीडियो में उसे कुछ अजीब मिला है पर गैरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। गैरी लूकस को स्कूल छोड़ने के बाद काम पे जाता है जहां उसे उसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में कॉल आता है। दरअसल गैरी एक रियल स्टेट एजेंट था और उसकी एक प्रॉपर्टी जो कि एक पुरानी ननरी थी वो सेल पर थी। जब गैरी वहां जाता है तो वो फादर JD गॉस्पेल से मिलता है जो असल में एक डूम्सडे कल्ट का हिस्सा थे, यानी कि वो ये मानते थे कि दुनिया किसी पर्टिकुलर डे में तबाह हो जाएगी। खैर फादर गॉस्पेल उस ननरी को उसी जगह खरीद लेते हैं और जल्दी गैरी को लूकस के स्कूल से कॉल आता है। जब गैरी लूकस के स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि लूकस ने क्लास में अपने टीचर के साथ बदतमीजी की और उन्हें गो टू हेल कहा, जिसके बाद लूकस के टीचर ने विंडो से कूदकर अपनी जान दे दी और वो एक फेंस पर इम्पेल हो गई। स्कूल का साइकियाट्रिस्ट गैरी से कहता है कि लूकस को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए और गैरी को भी थेरेपी लेनी चाहिए क्योंकि लूकस की नाराजगी का कारण शायद गैरी ही है। तो इसके बाद जब रात को समांथा ये सब जानती है तो वो परेशान होती है क्योंकि सभी इंक्लूडिंग गैरी लूकस को ब्लेम कर रहे थे, पर गैरी समांथा को भरोसा दिलाता है कि वो उन दोनों से प्यार करता है। गैरी थेरेपी के लिए भी जाता है और वहाँ वो दूसरे स्टेप फादर से मिलता है और सभी मिलकर अपने स्ट्रगल्स डिस्कस करते हैं कि कैसे उनके स्टेप किड्स उन्हें ऐसे परेशान करते हैं जैसे वो लिटिल इविल्स हो। अब इसी बीच लूकस का बर्थडे आ रहा होता है और गैरी इस पार्टी की तैयारी करता है, पर इस पार्टी में लूकस स्ट्रेंज बिहेव करता है और पार्टी में आया क्लाउन खुद को आग लगा लेता है। वो क्लाउन तो बच जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर जाने से पहले वो गैरी से कहता है कि उसे लूकस ने इन्फ्लुएंस किया था जिसकी वजह से उसने खुद को आग लगा लिया था। इतना ही नहीं, जब गैरी कार्ल से मिलने फाइनली जाता है तो कार्ल उसे शादी के टेप्स दिखाता है और वो देखते हैं कि जब उनके शादी के दौरान एक टॉर्नेडो यानी कि स्टॉर्म काइंड ऑफ थिंग आया था तो वहाँ लूकस बिल्कुल अनहार्म्ड खड़ा था और उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी अजीब भी थे। कार्ल गैरी को अपने रिसर्च के बारे में बताता है और ये कहता है कि समांथा के पिछले सारे बॉयफ्रेंड्स मर चुके हैं एक्सेप्ट गैब्रियल, और कार्ल गैरी को गैब्रियल का एड्रेस भी देता है। घर आकर गैरी फाइनली समांथा को लूकस के बायोलॉजिकल फादर के बारे में पूछता है और समांथा न चाहते हुए भी बताती है कि असल में कुछ साल पहले वो एक कल्ट का हिस्सा थी और लूकस को उसने एक सेरेमनी यानी कि एक रिचुअल के बाद ही कंसीव किया था। ये जानकर गैरी थोड़ा परेशान हो जाता है और उस रात लूकस गैरी और समांथा के कमरे में सोता है जहां गैरी को डरावने नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें उसके नाक से वॉर्म्स निकल रहे थे। गैरी घबराकर ये सभी बातें अपने दोस्त एल को बताता है और वो दोनों मिलकर गैब्रियल को ढूंढने एक चर्च के बेसमेंट में जाते हैं जहां गैब्रियल खुद को पनिश करते हुए मार रहा था। गैब्रियल से दोनों दोस्तों को पता चलता है कि असल में लूकस एंटी क्राइस्ट है और वो उन दोनों को बेथलेम जाकर गोजामेल नामक एक डीमन हंटर को ढूंढने कहता है।
बाद में गैरी और एल टीवी पे एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि बेथलेम पेंसिल्वेनिया में कुछ रायट्स हो रहे हैं और ये इसलिए हो रहे थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एपोकलिप्स यानी कि कयामत आ रही है जिसमें दुनिया तबाह हो जाएगी। अब अगर आपको याद हो तो फादर गॉस्पेल भी इसी में बिलीव करते थे और उनका एक कल्ट था जिसके बारे में हमने मूवी के शुरू में ही जाना था। खैर, गैरी और एल बेथलेम जाते हैं और वहां पहुंचकर वो गोजामेल को ढूंढते हैं जो उन्हें बताता है कि उन्हें लूकस को मारना होगा और वो भी नाइफ ऑफ डेस्टिनी से, ताकि दुनिया को तबाह होने से बचाया जा सके। वो तीनों लूकस के पास आने के लिए निकलते हैं पर रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें गोजामेल मारा जाता है। मरने से पहले गोजामेल गैरी को नाइफ ऑफ डेस्टिनी के बारे में बताते हुए वो नाइफ देता है और कहता है कि उसे लूकस को हैलोवेड यानी सेक्रेड ग्राउंड पे ही मारना होगा। इस सब के बाद जब गैरी घर वापस आता है तो उसे समांथा के साथ एल की वाइफ और चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से मिस शैलॉक नाम की एक औरत मिलते हैं। असल में लूकस के बर्थडे पार्टी में जो हुआ था तो इसके बाद कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया था और इसीलिए चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वहां आए थे। खैर, वो सब गैरी को लूकस के पास जाकर लूकस को सुलाने के लिए कहते हैं पर गैरी तो अंदर ही अंदर लूकस से डरा हुआ था। फिर भी गैरी सबके कहने पर ऊपर जाता है और ऊपर लूकस गैरी को टेरराइज करता है जिसके बाद गैरी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लूकस गैरी को लेकर उनके बैकयार्ड में दफना देता है। समांथा के घर से उसकी फ्रेंड और मिस शैलॉक भी चले जाते हैं और तब समांथा को गैरी का फोन आता है जो गैरी ने कॉफिन के अंदर से किया था। समांथा बाहर आकर गैरी को निकालती है और दोस्तों ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के बिगिनिंग में देखा था। समांथा गैरी को बाहर निकालने के बाद लूकस की साइड लेती है और कहती है कि वो बच्चा है, पर गैरी का कहना था कि लूकस एंटी क्राइस्ट है। समांथा बहुत दुखी होती है और वहां से चली जाती है। गैरी को अब भी लगता है कि लूकस एंटी क्राइस्ट है और वो बाद में एक प्लान बनाता है। गैरी समांथा से माफी मांगता है और वो लूकस को इस बहाने से वाटर पार्क ले जाता है कि वो लूकस से बॉन्ड करेगा। इतना ही नहीं, गैरी को एल से पता चलता है कि वो पार्क एक सेक्रेड ग्राउंड पर बना है और असल में गैरी का यही प्लान था कि वो लूकस को वहां डुबा कर मार देगा जो कि एक एक्सीडेंट जैसा प्रतीत होगा। लेकिन पार्क में गैरी और लूकस सच में बॉन्ड करने लगते हैं और फिर न चाहते हुए भी गैरी लूकस पे सैंड से भरे फ्लोटीज बांध देता है ताकि लूकस डूब जाए, क्योंकि गैरी का मानना था कि लूकस डेंजरस था। गैरी लूकस को ये फ्लोटीज पहना देता है और लूकस स्लाइड पे चला जाता है, पर फिर गिल्टी फील करके गैरी भगवान से एक साइन मांगता है और उसे आसमान में लव लिखा हुआ मिलता है। गैरी भी लूकस के पीछे स्लाइड पर जाता है और वो लूकस को बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं और वहां वो दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने के लिए माफी मांगते हैं। तभी गैरी के फोन पे लूकस के लिए एक एम्बर अलर्ट आता है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के द्वारा भेजा गया था। असल में ये एक इमरजेंसी अलर्ट होता है जो कि तब सर्कुलेट किया जाता है जब किसी बच्चे को किडनैप किया गया हो। इस अलर्ट से पब्लिक को अवेयर किया जाता है जो उस बच्चे को ढूंढने में अथॉरिटीज की मदद करेंगे। एनीवेज, जल्दी वहां पुलिस आती है और वो गैरी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मिस शैलॉक भी आती है और ये रिवील होता है कि असल में वो फादर गॉस्पेल के कल्ट की मेंबर थी। मिस शैलॉक लूकस को ले जाती है और इसी बीच दूसरी तरफ फादर गॉस्पेल समांथा के घर आके उसे किडनैप कर लेते हैं। फादर गॉस्पेल अपने कल्ट के मेंबर्स को नाइफ ऑफ डेस्टिनी समांथा के घर पे ढूंढने कहते हैं और नाइफ को पाकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसी बीच समांथा के किडनैपिंग के दौरान गैरी पुलिस से छुपकर समांथा को कॉल करता है और उसे समांथा के किडनैपिंग के बारे में भी पता चलता है। गैरी रास्ते में एक बंदे की मदद से पुलिस के हिरासत से भाग जाता है तब जब पुलिस वाले आसमान में अचानक से ढेर सारे क्रोज देखकर डिस्ट्रैक्टेड थे। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है एज इफ कोई पॉजिटिव सुपरनैचुरल शक्ति गैरी को लूकस से बचाने में मदद करना चाहता है। खैर, गैरी एल के घर जाता है जहां एल गैरी की हथकड़ी तोड़ देता है और फिर वो दोनों उनके थेरेपी ग्रुप के सभी स्टेप डैड्स के साथ मिलकर समांथा और लूकस को बचाने जाते हैं। गैरी को पता था कि फादर गॉस्पेल जरूर ओल्ड नरनी में गए होंगे क्योंकि वो सेक्रेट ग्राउंड था और उसे फादर ने रिसेंटली जल्दबाजी में खरीदा था और वहां जाकर वो देखते हैं कि फादर लूकस को मारने की तैयारी कर रहे थे। और सच तो ये था कि लूकस एंटी क्राइस्ट नहीं था, बल्कि लूकस को मार के फादर गॉस्पेल एंटी क्राइस्ट को पूरी तरह लूकस के बॉडी में ट्रांसफर करने वाले थे, जिसके बाद अपोकलिप्स होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, गैरी फादर गॉस्पेल को कुछ देर के लिए रोक लेता है पर लूकस ओवरवेल्म होकर हेल का एक टनल खोल देता है और सब कुछ इस टनल के अंदर गिरने लगता है। लूकस जिस ऑल्टर से बंधा था वो भी इस टनल में गिरने लगता है पर गैरी उसे बचा लेता है। समांथा को एल और उसके फ्रेंड्स फ्री कर देते हैं और समांथा फादर गॉस्पेल को ही टनल में पुश कर देती है। कुछ देर के लिए सबको लगता है कि गैरी और लूकस भी हेल में गिर गए हैं पर वो दोनों सेफ होते हैं।
सीन शिफ्ट होकर कुछ समय बाद गैरी और लूकस को दिखाता है और वो दोनों अब फादर सन की तरह बॉन्ड कर चुके थे और एक रेस में भी पार्ट लेते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लिटिल इविल मूवी की कहानी और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि इस मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है। असल में सालों पहले जब समांथा फादर गॉस्पेल के कल्ट में थी तो एक सेरेमनी के बाद समांथा ने लूकस को कंसीव किया था। इससे लूकस के पास कुछ इविल पावर्स तो थे पर वो कंप्लीटली एंटी क्राइस्ट नहीं था और फादर गॉस्पेल लूकस को मार के उसके बॉडी में एंटी क्राइस्ट को लाना चाहते थे ताकि अपोकलिप्स यानी कि कयामत आ सके। इस मूवी में एक पॉइंट पे गैरी फ्री विल की बात करता है, यानी वो ये कहता है कि भले ही लूकस को इविल सेरेमनी में कंसीव किया गया था पर आगे चलकर लूकस किस राह पे जाएगा यानी गुड या इविल वो तो लूकस के फ्री विल यानी उसके मर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो उसे बचपन से ही इविल करार देना गलत है। हमने काफी मूवीज में स्टेप पेरेंट्स को इविल कैरेक्टर्स के तौर पे देखा है पर इस फिल्म में इस ट्रोप को सबवर्ट करते हुए एक सुपरनैचुरल पावर्स रखते हुए बच्चे को दिखाया जाता है और ये दिखाया गया है कि वो बच्चा कैसे अपने स्टेप डैड के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। लिटिल इविल की सबसे खास बात जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है वो है इस फिल्म में दिखाया गया जेंडर फ्लूइडिटी। इस मूवी में एल अपने लिए मैस्कुलिन प्रोनाउंस यूज करता है पर मूवी कभी भी एल के क्वेयरनेस पे फोकस नहीं करता है, यानी कि एल को एज ए जोक यूज नहीं किया जाता या फिर उसे सोसाइटी का एक विक्टिम नहीं बताया जाता जैसे काफी मूवीज में किया जाता है। एल गैरी का एक दोस्त है, उसे एक यूजुअल कैरेक्टर के जैसे पोर्ट्रे किया जाता है और दोस्तों ऐसे पोर्ट्रेयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि क्वेयरनेस को नॉर्मलाइज किया जा सके। यहाँ एल बस एक ह्यूमन बीइंग है जो काफी रिफ्रेशिंग था जबकि काफी कहानियों में क्वीर कैरेक्टर्स को डीह्यूमनाइज किया जाता है। अब जिन्हें जेंडर फ्लूइडिटी का मतलब नहीं पता उन्हें मैं आसान भाषा में बता दूं कि जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट फ्लूइड है, यानी कि लोग बस मर्द और औरत नहीं हैं बल्कि सभी लोग अलग हैं और वो खुद को किस तरह देखते हैं वो उनकी चॉइस है। वो मैन हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं, नॉन बाइनरी हो सकते हैं, जेंडर क्वीर हो सकते हैं। इट्स देयर चॉइस जो हमें समझने की और रिस्पेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये फिल्म इस कॉन्वर्सेशन को कुछ हद तक आगे जरूर बढ़ाएगा। इस टॉपिक को ढंग से समझने के लिए आप योगी बाबा की एक वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन द मूवी लिटिल इविल और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।